हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज किया था। तो हमने बताया था सटन एंड बावेरी, दो साइंटिस्ट थे सटन एंड बावेरी, जिन्होंने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन हमने बताया था इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था फ्रूट फ्लाई, जिसका नाम क्या है, ड्रासोफिला मेलानोगास्टर। इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने भी सेम एडिटिव जो थे एक्सप्लेनेशन किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। लेकिन इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया था। तो नाम क्या दिया था उसका, एक्सपेरिमेंटल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आपसे पूछेगा कि एक्सपेरिमेंटल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो क्या बताओगे, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ड्रासोफिला मेलानोगास्टर यूज़ किया था। फ्रूट फ्लाई होती है, टीनी फ्रूट फ्लाई, ठीक है। हमने बताया था इसको क्यों यूज किया था। तो क्या था, ये अपनी जो लाइफ साइकिल है बहुत ही कम टाइम में 2 वीक में कंप्लीट कर लेती है। दूसरा क्या है, जब मेटिंग करती है तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोजोनी प्रोड्यूस करती है, बच्चे प्रोड्यूस करती है। और क्या, क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं मेल और फीमेल में। जैसे देखो, इजीली डिस्टिंग्विशेबल, जो मेल है ना वो छोटा है और फीमेल जो है वो बड़ी है, देख के ही बता सकते हैं, इसलिए यूज किया था, ठीक है। और जो ये सारे वेरिएशन है ना, हेरिडिटरी वेरिएशन, बहुत ही लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इन्होंने ड्रासोफिला मेलानोगास्टर को यूज़ किया था। क्लियर। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, सटन बावेरी। एक्सपेरिमेंटल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो टी.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है और बताते हैं आपको। देखो, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्वेश्चन केवल और केवल एक जगह से आता है। देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो मेल होगा वो होगा ब्राउन बॉडी एंड रेड आइज, ठीक है। और जो फीमेल होगी वो होगी येलो बॉडी एंड वाइट आइज। एक क्वेश्चन तो यही है कि मेल और फीमेल कैसे होंगे, ठीक है। और F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दी 9:2:1। जो F2 जनरेशन में रेशियो जो है वो डेविएट कर जाता है 9:3:1 से, ठीक है। एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन आर इंडिपेंडेंट, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। इसमें ये जो लिखा है उसी को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। कौन सा, देखो, फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज, येलो बॉडी वाइट आइज फीमेल है, ब्राउन बॉडी रेड आइज मेल है। इसको इंटरक्रॉस किया था F1 प्रोजीनी, ठीक है। और F2 जनरेशन में डेविएट कर गया था रेशियो 9:3:1 से। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया, हल्के में मत लेना इसको। येलो बॉडी वाइट आइज फीमेल, ब्राउन बॉडी रेड आइज मेल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज of two genes are coined the term linkage to describe the physical association of gene on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination। क्लियर। टर्म लिंकेज किसने दिया था, तो क्या बताओगे, टर्म लिंकेज, ये आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमको। ये टर्म लिंकेज गिवन बाय, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, टर्म लिंकेज किसने दिया था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे अब इसमें जो है आगे क्रॉस कराया गया है उसके बारे में बताइए। हाँ, एक चीज़ और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम में पूछ चुका है, उसको ज़रा हाईलाइट करिए। देखो, पूछेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन किसने दिया था, सीधे पूछेगा आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन किसने प्रपोज किया था, तो अल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट। ठीक है, ये नीट में आ चुका है। और याद रखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन किसने प्रपोज किया था, तो अल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट। ठीक है, अब क्या होता है वो हम बताएंगे आगे। क्रॉस ए और क्रॉस बी के बारे में हम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करेंगे बहुत ही इजी वे में। देखो, समझने की कोशिश कीजिए। ये YW और ये WM, ध्यान से देखिएगा। YW, W एंड M। Y से येलो है, W से वाइट, और W से वाइट है, और ये M से मिनिएचर। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी है, हम बताएंगे। क्रॉस A क्रॉस B दोनों को देखना है आपको। ठीक है, जिसके बीच में डिस्टेंस कम होगी, एक चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरेंटल कैरेक्टर। क्या है, पेरेंटल कैरेक्टर। इतनी चीज अगर आपको याद हो गई, समझ लीजिए क्वेश्चन डन। क्या हमने बताया, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरेंटल कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, काम हो गया। देखो कैसे, क्या कह रहा है, पहले तो एक बार फिर समझिए। लिंकेज जो है, अभी बताएंगे लिंकेज क्या होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मतलब लिंकेज ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगी, और लिंकेज ज़्यादा होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, Y और W के बीच में, ये है Y और W, ठीक है, और एक है W और M। तो तुम यहाँ पे हमको ज़रा एक चीज़ देख के बता दो, ये हमने क्रॉस A को बना लिया और ये क्रॉस B को बना लिया। अब हमको यार ये देख के बता दो, थोड़ा नीचे लिखते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नीचे लिखते हैं थोड़ा इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस A और क्रॉस B। ठीक है, ये Y और W सेम डिस्टेंस ले रहे हैं हम, और एक है WM। तो यार एक चीज़ हमको देख के बताओ इनमें दोनों में से कि किसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। होशो हवास में देख के बताना थोड़ा हमको। डिस्टेंस इसमें ज़्यादा है ना, देखो किसमें, WM में मोर डिस्टेंस, इसमें लेस डिस्टेंस। तो ये बताओ, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, मोर डिस्टेंस है, तो देखो ज़रा हमने क्या बताया, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा ना। तो देखो W और M वाले में डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम होगा ना, और लिंकेज अगर कम होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टर और लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। फिर से सुनिए, पहला बता दे रहे हैं, देखो डिस्टेंस क्या है, कम है,
वाई और डब्लू के बीच में, यहाँ पे भी देखो ना, वाई और डब्लू के बीच में डिस्टेंस कम है ना डब्लू एम से, तो यहाँ पे वाई और डब्लू के बीच में डिस्टेंस कम है, और अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा है ना, क्योंकि इन्वर्सली, और लिंकेज ज़्यादा है तो पेरेंटल कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि लिंकेज और पेरेंटल कैरेक्टर डायरेक्टली हैं। समझ में आया? क्या हमने बताया, डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा होगा, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लिंकेज मैक्सिमम, और लिंकेज मैक्सिमम तो पेरेंटल मैक्सिमम, पेरेंटल मैक्सिमम है तो देखो ना, देख के बताओ जरा हमको यार कि पेरेंटल मैक्सिमम बता रहे हो तो पेरेंटल है कितना इसमें, 98.7, किस में, क्रॉस ए वाले की बात कर रहे हैं ना। देखो सीधे वाई डब्लू के बीच में, देखो ना वाई डब्लू ये है, वाई डब्लू के बीच में डिस्टेंस कम है ना, और डिस्टेंस कम है तो पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा, और पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा तो लिंकेज भी ज़्यादा, समझे? तो पेरेंटल याद करो रिकॉम्बिनेंट वाला, उसका 100 में से घटा दो। अब देखो वाई डब्लू में डिस्टेंस ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम, और लिंकेज कम तो पेरेंटल कैरेक्टर कम, भाई क्रॉस ए से तो कम ही है ना, समझे? डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज कम, लिंकेज कम तो पेरेंटल कैरेक्टर कम, क्रॉस ए से कंपेयर किया हमने, ठीक है। पेरेंटल कैरेक्टर 62.8, 100 में से घटा दो, रिकॉम्बिनेंट वाला आ गया। समझ में आ गया? बस, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या लाइन लिखी जो हमने बताया, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन डब्ल्यू एंड एम। क्या कह रहा है, लिंकेज किस में ज़्यादा है, वाई और डब्ल्यू में ज़्यादा है, किससे, डब्ल्यू एम से। देखो ना वाई और डब्ल्यू में ज़्यादा है कितना, 98, डब्ल्यू एम की अपेक्षा इसमें 62 पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तब आपको याद रहेगा थोड़ा। वाई और डब्ल्यू में कितना है, 98.7%, डब्ल्यू एम में कितना है, 62.8%। अब देख लो कौन किस में ज़्यादा है, वाई और डब्ल्यू के बीच में ज़्यादा है, तो ये हो गया इस पे इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है यार, देख के बताओ। पॉलीजेनिक, बहुत सारे जीन, बहुत सारे जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बहुत सारे जीन जो हैं सिंगल कैरेक्टर को वो मतलब कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। मतलब जैसे ये हमारा एक कैरेक्टर है, ठीक, बहुत सारे जीन इसको रेगुलेट कर रहे हैं, समझ गए? ए बी सी डी, ये सारे जीन हैं और सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं। तो क्या इसमें होता है, मैनी, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मैनी जीन्स रेगुलेट सिंगल कैरेक्टर, ठीक। तो क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? तो बहुत सारे जीन्स जो हैं सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करेंगे तो बोल देंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें एग्जाम्पल लिखा है, उसको देख लेते हैं। जैसे ए बी और सी कंट्रोल स्किन कलर, ठीक है। स्किन कलर को ये सारे जीन जो है कंट्रोल करते हैं, ए बी सी। देखो ए बी सी कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन, ठीक। अब आपसे इसमें क्या पूछेगा, देखो अगर ए कैपिटल बी कैपिटल सी है तो क्या कहेंगे, डार्क स्किन, ठीक है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है तो कहेंगे क्या, लाइट स्किन,
अगर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट, जिसको बोल देंगे गेहुआ। ठीक है। जैसे हमने क्या बताया आपको कि अगर देखो बहुत सारे जीन्स सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहे हैं तो बोल देंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। समझ गए? मैनी जीन रेगुलेट दिस सिंगल स्पेसिफिक कैरेक्टर। जैसे कुछ जीन्स हैं, जैसे ABC जीन है, हमारे स्किन कलर को रेगुलेट कर रहे हैं। तो अगर देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी है ना, तो उसको बोल देंगे कि डार्क स्किन है, एकदम ब्लैक माम्बा। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से अफ्रीकन ब्लैक माम्बा। अगर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है ना, तो कहेंगे ये गोरे चिट्टे हैं एकदम। समझ गए? गोरे लोग। और अगर दोनों का मिक्सिंग हो रही है ना, तो बोल देंगे गेहुआ रंग बन रहा है ना, जिसको बोल देते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो इसको बोलेंगे गेहुआ कलर। ठीक है, ना तो ज़्यादा डार्क ना तो ज़्यादा लाइट। समझ गए ना? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, देखो ऑल डोमिनेंट एलील कैपिटल है डार्केस्ट। और अगर यहाँ भी एक चीज़ और समझिए ज़रा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो इनको बोल देंगे हम डार्केस्ट, एकदम ब्लैक माम्बा से भी खतरनाक अफ्रीकन वैरायटी। समझ लो, अंधेरे में दिखेंगे ही नहीं ये लोग। समझे? ये डार्केस्ट, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इनको बोलते हैं लाइटेस्ट। समझ गए? ये लाइटेस्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिए आप लोग, बहुत सारे जीन सिंगल कैरेक्टर तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या, ये बहुत सारे जीन्स हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं, डोमिनेंट वाला डार्क, रेसेसिव वाला लाइट, और मिक्सिंग तो इंटरमीडिएट। दोनों डोमिनेंसी शो कर रहे हैं तो डार्केस्ट, दोनों रेसेसिव हैं एक साथ तो लाइटेस्ट। अभी तक हमने बताया था कि बहुत सारे जीन्स सिंगल कैरेक्टर को शो कर रहे थे। ठीक है, तो था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब क्या कह रहा है? प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी बेसिकली क्या होता है? प्लियोट्रॉपी में क्या होता है? सिंगल जीन एग्जिबिट मैनी कैरेक्टर। क्या लिखोगे? सिंगल जीन एग्जिबिट मैनी कैरेक्टर। समझ लेना, बहुत सारे जीन सिंगल कैरेक्टर को शो कर रहे थे तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल जीन, मान लीजिए जीन है, बहुत सारे कैरेक्टर को दिखा रहा है तो कहेंगे प्लियोट्रॉपी। समझ गए? एकदम क्लियर कट है। सिंगल जीन एग्जिबिट मैनी कैरेक्टर्स तो प्लियोट्रॉपी। जैसे यहाँ पे लिखा भी, हाईलाइट करिए, सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, इसको बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। और ऐसे जीन को क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन। समझ गए? अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, हाईलाइट करिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है? देखो, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज सिंगल जीन म्यूटेशन होता है। देखो, फिनाइल एलेनिन एक एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज सिंगल जीन म्यूटेशन होता है। इसमें एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। समझ गए? मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन बाई मेंटल रिटार्डेशन एंड
रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंट। देखो हमने क्या बताया, सिंगल जीन म्यूटेशन है ना, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो गई, ठीक है। तो क्या है, क्या क्या उसमें इफेक्ट आ रहा है, देखो कैरेक्टर क्या क्या शो कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है, हेयर लॉस हो रहे हैं, स्किन पिगमेंटेशन हो रहा है। मतलब जीन एक कम है ना, सिंगल जीन में म्यूटेशन हुआ है। और इफेक्ट देखो क्या क्या शो हो रहा है यहाँ पे, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन हेयर लॉस, स्किन पिगमेंटेशन। समझ गए ना। तो इसको बोल देंगे हम प्लियोट्रॉपी। समझ गए, फिनाइल कीटोन्यूरिया इसका एग्जाम्पल है। एक एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, एंजाइम कौन सा है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, आगे भी ये भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, सब्सटेंस का डिपोजिशन उसमें ब्रेन में होने लगता है, मेंटल रिटार्डेशन शो करेगा। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज सिंगल जीन म्यूटेशन, समझ गए। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन टर्म किसने दिया था, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, तो हेकिंग साइंटिस्ट थे। हेकिंग कब दिया था, 1891 में दिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, हेकिंग गिव नेम दिस स्ट्रक्चर। देखो कुछ और भी बता देते हैं, हेकिंग कुड ट्रेस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा, स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर all through the spermatogenesis in the few insect, and it also observed by him 50% of sperm receive this structure after spermatogenesis, 50% sperm did not receive, ठीक है। तो उसको इन्होंने क्या बोल दिया था, एक्स बॉडी, ठीक है। तो पूछेगा एक्स बॉडी किसने दिया, हेकिंग। तो तीन चीज़ याद हो गई, सेक्स डिटर्मिनेशन किसने दिया, हेकिंग ने 1891 में। एक्स बॉडी किसने बोला, हेकिंग ने, ठीक है। एक्स बॉडी लिख देते हैं यहाँ पे, एक्स बॉडी, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखिए यहाँ पे। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। जैसे ये एक्स वाई है, तो ये पहला कौन सा है, ह्यूमन की बात कर रहा है। एक्स एक्स तो फीमेल को डिस्क्राइब करेगा, मतलब कि होमोजीनस, ठीक है। ये हेट्रो है, क्लियर, हेट्रो मेल है, ह्यूमन के केस में मेल है हेट्रो और फीमेल है होमो। ड्रोसोफिला के केस में क्या है, इसमें भी जो मेल है ना वो भी हेट्रो है, फीमेल होमो है। लेकिन बर्ड्स में क्या है, याद रखिए, बर्ड्स में क्या है, मेल होमोजिनस है, फीमेल हेट्रोजिनस है। समझ गए। ह्यूमन और ड्रासोफिला में, ऊपर लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, ह्यूमन एंड ड्रासोफिला में क्या है,
डिस्टरबेंस था इसीलिए म्यूट कर दिया था। समझिए, ह्यूमन और ड्रासोफिला की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन एंड ड्रासोफिला, देखो ह्यूमन मेल कैसा है एक्स वाई, मतलब कि हेट्रोजिनस, फीमेल कैसी है होमोजीनस, दोनों एक्स एक्स हैं। ड्रोसोफिला में क्या है, मेल एक्स वाई है, फीमेल एक्स एक्स है। लेकिन बर्ड्स में क्या है, मेल जेड जेड, मतलब होमोजीनस है। फीमेल कैसी है, हेट्रोजिनस। तो तुमसे पूछेगा फीमेल हेट्रोगैमिटी किस में पाई जा रही है, तो बताओ जिसमें पाई जाएगी, बर्ड्स में। ठीक है, इसको याद रखिए, फीमेल हेट्रोगैमिटी कंडीशन किस में पाई जा रही है। बेसिकली फीमेल कैसी होती है, देखो ह्यूमन में होमोगैमिट, ड्रासोफिला में होमोगैमिट, लेकिन बर्ड्स में हेट्रोगैमिटी। तो फीमेल हेट्रोगैमिटी कंडीशन किस में है, बर्ड्स में। क्लियर, समझ जाइए। और वो इसको डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जेड जेड और जेड डब्लू। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन भी सीख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाएगा। एक्स ओ सेक्स टाइप का डिटर्मिनेशन किस में पाया जाएगा, तो क्या होगा, ग्रासहोपर, इंसेक्ट्स। समझ गए, लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। एक्स ओ टाइप का किस में, इंसेक्ट्स। क्लियर। अब आगे चल के हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, नीचे देखो यहाँ पे दिया भी है, इसीलिए हमने लिखा दिया आपको। एक्सो टाइप का सीधे आपसे पूछेगा सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है। ग्रास होपर इज एग्जाम्पल ऑफ एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, नीचे ओवरऑल वही दिया है, एक्स ओ और एक्स वाई। समझ गए, एक्स ओ एंड एक्स वाई। अब बात करते हैं हम, देखो ये फीमेल हेट्रोगैमिटी किस में बताया है, बोलो जरा, फीमेल हेट्रोगैमिटी किस में, बर्ड्स। लिख लो, बर्ड्स में, जेड डब्लू। ठीक है, जेड डब्लू, ये देखो बर्ड्स लिखा भी है, बर्ड्स में। तो थोड़ा ध्यान से इसको कवर अप कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन के केस की बात अगर करते हैं हम, ठीक है, ह्यूमन के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, देखो 46 क्रोमोसोम होते हैं, बेसिकली 23 पेयर्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स है, तो बताएंगे क्या, फीमेल। एक्स वाई है तो मेल। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन के केस की बात करता है तो। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, 50% प्रोबेबिलिटी होती है बच्चा लड़की होगी या लड़का। तो इट इज आल्सो एविडेंट दैट ईच प्रेगनेंसी देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर मेल और फीमेल चांस। 50% रहता है बच्चा फीमेल होगा या मेल होगा। क्लियर। तो इसीलिए क्या कहने, देखो ये सोसाइटी क्या करती है, जैसे क्या होता था, अब तो उतना नहीं हो रहा है, लड़कियों को ब्लेम किया जाता था कि बच्ची पैदा हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, कि 50% दोनों वो चांस रहता है कि बच्चा लड़की होगी या लड़का होगा। क्यों, मेल से भी आएंगे क्रोमोसोम और फीमेल से भी आएंगे, इसीलिए 50-50 दोनों का चांस रहता है। ठीक है, वही देखो इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी वुमेन्स आर ब्लेम्ड, लड़कियों को ब्लेम किया जाता है फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल, फीमेल को बर्थ देने के लिए। ठीक है, एंड हैव बीन ऑस्ट्रेक्साइड एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोशन। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों के उसमें क्रोमोसोम जाएंगे,
ऐसा नहीं कि लड़की को ही ब्लेम कर दिया। हमने बताया ना 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 22 ऑटोसोम होते हैं। एक्स होगा तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा, XY होगा तो मेल का, तो 50% चांस रहता है। ठीक, ये हो गया हमारे ह्यूमन केस की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछेगा एक। पहला तो ये क्वेश्चन पूछेगा किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो एक चीज़ याद रखिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे, पहले समझ लेते हैं हम जरा। ये फीमेल है, कितने क्रोमोसोम है 32। ये है मेल, कितने 16 क्रोमोसोम। मियोसिस हो गया, हैप्लॉइड डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, तो क्या हुआ 16 और 16 में डिवाइड हो गए। माइटोसिस होगा ना मेल में, इक्वेशनल डिवीजन, तो 16 के 16 बने रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन ये गैमिट का प्रोडक्शन हुआ ना, अब देखो क्या होता है। यहाँ पे जो 16 वाला एक होता है ना, इस 16 के साथ मिलके फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, फीमेल बना लेगा 32 क्रोमोसोम के साथ। ठीक है, 32 क्रोमोसोम के साथ, और जो बचा रह जाता है वो बनाएगा ड्रोन। ठीक है, बच्चे वाले के साथ ड्रोन का फॉर्मेशन होता है, स्टेराइल होते हैं ये। समझ गए। अब देखो क्या हमने बताया, यहाँ पे क्या हुआ, हैप्लॉइड नंबर का क्रोमोसोम है N और ये है 2N, तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक। तो पूछेगा आपसे हैप्लो डिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन किस में है, तो ये देखो क्या लिखा है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन, तो हनी बी। समझ गए, हनी बी में होता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, लिख देते हैं यहाँ पे, बाई फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन होगा। बाई फर्टिलाइजेशन तो एक तो क्वीन और वर्कर्स, इनका फॉर्मेशन ये लेक कर रहा है थोड़ा, 1 सेकेंड। वर्कर्स और क्वीन का फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के किसका फॉर्मेशन होगा, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो किसका फॉर्मेशन होगा, ये देखो क्या बना था, इस क्रोमोसोम से डायरेक्ट ड्रोन। ठीक है, और ये स्टेराइल होते हैं। क्लियर, तो ये याद रखना है तुमको। अब एक चीज़ और इसमें कह रहा है, इसको हाईलाइट करते हैं। मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाई माइटोसिस। देखो मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाई माइटोसिस, देखो मेल है ना, माइटोसिस हुआ, गैमिट स्पर्म है ना, स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, एंड दे डू नॉट हैव फादर, उसका कोई फादर नहीं है। ठीक है, एंड दस कैन नॉट हैव सन, इसीलिए उसका कोई बेटा नहीं हो सकता। समझ गए, मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाई माइटोसिस, उसका कोई फादर नहीं है, इसीलिए उसका कोई लड़का नहीं हो सकता। बट ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन हो सकते हैं। समझ गए, इस लाइन को समझ लीजिए थोड़ा। मेल जो है उसका वो माइटोसिस के थ्रू गैमेट का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू गैमेट का जब प्रोडक्शन हुआ है, दे डू नॉट हैव फादर, उसका पिता और पुत्र नहीं है, लेकिन ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन जरूर होंगे। ठीक है, मेल की बात कर रहा है, इसको ये लाइन यहाँ पे समझ लीजिए आप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
म्यूटेशन। म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है? अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। देखो, अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसी को बोल देंगे हम म्यूटेशन, मतलब चेंजमेंट। समझ गए? ठीक है, चेंजमेंट। और ये क्या होता है? लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। वेरिएशन हमने जो बताया ना, चेंजमेंट, वही है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसरस सेल्स। पॉइंट है, उनको याद करिए। ठीक है। म्यूटेशन आर आल्सो एराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, और इसी को बोल देंगे हम पॉइंट म्यूटेशन। देखिए क्या कह रहा है, पॉइंट म्यूटेशन क्या बोला है? सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, डिलीशन भी हो सकता है और इंसर्शन भी हो सकता है। डिलीट भी कर सकते हैं और वहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ द बेस पेयर ऑफ डीएनए कैन कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझ गए? सिंगल बेस पेयर डीएनए में चेंज हो रहा है तो बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, और पॉइंट म्यूटेशन का जो वेल नोन एग्जाम्पल है वो है हमारा सिकल सेल एनीमिया। समझ लीजिए। ठीक है, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ ए बेस पेयर ऑफ डीएनए कैन कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझ गए? पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल हमने क्या बोला? सिकल सेल एनीमिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उसको देखने से पहले थोड़ा एक दो लाइन और बची हैं। देखो, मैनी केमिकल्स एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन। ठीक है, उनको बोलेंगे क्या? म्यूटाजेन। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकता है, कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ म्यूटाजेन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो भी म्यूटेशन कॉज कर सकती है। बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे सिंबल्स यूज्ड इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री में कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स दिए हैं, उनको हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर अगर बनी है ना, तो इसको बोल देंगे हम, फोर कॉर्नर की स्ट्रक्चर है तो मेल बोलेंगे, सर्किल है तो फीमेल बोल देंगे। याद करने का तरीका बता रहे हैं, सर्किल में ऐसे ऐड कर देते हैं ना, तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस टाइप से अगर थोड़ा इस टाइप से उसको झुका दिया है तो बोल देंगे हम सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, और ये एकदम कलर्ड हैं, ये चारों आ गए, तीनों आ गए, सॉरी, ये तीनों को एक साथ रख दिया ना, और एकदम हाईलाइटेड वे में है ना, हाईलाइट है देखो, तो इसको बोल देंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, मेल और फीमेल को आपस में ज्वाइंट कर दिया तो बोल देंगे मेटिंग, और दो लाइन से जोड़ दिया तो बोल देंगे मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, और इसी को बोलते हैं हम कंसंजीनियस मेटिंग। ठीक है, तो याद करिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को भी आप देखिए, ये क्या है? पेरेंट एबव एंड चिल्ड्रन बिलो। ये नीचे चिल्ड्रन है, ये ऊपर क्या है? पेरेंट है। और इन ऑर्डर टू बर्थ लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये किसकी है? पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। ये है, इसके अंदर 5 नंबर लिखा है तो 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो वैसे इसमें सारे हैं, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए,
मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, इसी को बोलते हैं कंसाजीनियस मैटिंग्स, ठीक है। और एक ये याद करिए, पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़। बाकी एक बार सारे देख लीजिए, कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। अब जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्लियर। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? In human genetics, pedigree study provide a strong tool which is utilized to trace the inheritance of specific trait, abnormality and disease। पूर्वजों तक का पता लगा लेता है इसमें, इसीलिए इसको यूज किया जाता है पेडिग्री, ठीक है, पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर की। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं यहाँ पे। देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। सिंगल जीन में अल्टरेशन या म्यूटेशन होगा तो मेंडेलियन डिसऑर्डर होंगे, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं कौन कौन से, देखो याद करने का तरीका बता देते हैं भी। पहला है हमारा हीमोफीलिया, याद करो यार इनको, हीमोफीलिया, सिस्टिस फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलासीमिया। इसको ऐसे याद कर लो एक साथ, HCSCPT। H से हो गया हीमोफीलिया, सिस्टिस फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलासीमिया। ये हैं हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्लियर, इनको याद करिए। अब नीचे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये डिसऑर्डर जो होते हैं ना, वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं, क्लियर। अब समझेंगे यहाँ पे, डोमिनेंस भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दो पेडिग्री की एनालिसिस की गई है। यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये ऊपर पेरेंटल वाला दिखाया गया है, ठीक, तो जो इसमें दिया है हम वही बता रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर कहेंगे तो हम इसको नेक्स्ट एक अलग से वीडियो बना के समझा देंगे, ठीक है। अफेक्टेड इंडिविजुअल की बात कर रहा है ना, तो क्या कह रहा है ये, पहला देखो कौन सा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो ये वाला है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, कौन सा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये है सिकल सेल एनीमिया, ये है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, क्लियर। तो ये दो आप देख सकते हैं इसमें पेडिग्री जो बनी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की। इसको यार एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, हाईलाइट कर दे रहे हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो बताया है वो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक या एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आईज रिजल्टिंग इन द फेल्योर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, ये कलर को कौन से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, तो वो कौन सा है हमारा, रेड और ग्रीन कलर को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए जो कलर ब्लाइंडनेस पीपुल होते हैं ना, उनको रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि रेलवे सिग्नल को ही ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अगर देखो, वैसे देखो रेड को पहचान लेगा,
ग्रीन को भी वो पहचान लेगा। लेकिन जब रेड और ग्रीन दो कलर एक साथ रख देंगे ना, तो उनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है ये। समझ गए? तो ये है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, रेड और ग्रीन कलर को ये एक साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। समझ गए? अब इसमें क्या होता है, ये जैसे अभी ये क्वेश्चन में आप लोग कर ले जाओगे 8% ऑफ मेल एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल। क्यों? इसकी भी वजह अभी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे नीचे। देखो, जैसे मेल है ये और ये फीमेल है। मेल का हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? XY होता है, फीमेल होती है XX। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो ये है, अब क्या कहेंगे कि फीमेल जो है वो कैरियर है, मेल अफेक्टेड है। फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए दोनों पे होना चाहिए, दोनों XX पे। तो अब क्या होगा, फीमेल अफेक्टेड है और ये मेल भी अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, इस वजह से हम बता रहे हैं। ठीक है, और कैरियर क्या होगा, जैसे XC लिख दिया हमने, तो ये कैरियर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉट अफेक्टेड। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। वन मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हमने बता दिया ना, जैसे XX है, XY है, यहाँ पे अगर C लिख दिया हमने इसको X जीन पे, तो ये अफेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे X लिखा तो कैरियर होगा, और दोनों पे लिखा तो अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो 50% नीचे पढ़ लेते हैं उसको ऊपर। द सन ऑफ द वुमेन हु कैरीज द जीन हैज 50% चांस ऑफ कलर ब्लाइंड। ठीक है, 50% चांस ऑफ कलर ब्लाइंड। जैसे ये जो बात इसने बोली है, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे XCY लिया, XCX लिया। जैसे क्या कह रहा है, द सन ऑफ वुमेन, नहीं देखो, मेल्स हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 2। तो सन ऑफ द वुमेन हु कैरीज द जीन, वुमेन जो है कैरी कर रही है। ठीक है, और ये अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, ये कैरियर है। तो जरा इसका हम क्रॉसिंग कराते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो फीमेल है ना, ये अफेक्टेड है, ये कैरियर है, यहाँ पे ये अफेक्टेड है और ये नॉर्मल है। ठीक है, यही बोल रहा है ना, तो ये हो गया इसका मतलब कि क्रॉसिंग।
देखो ना 50% चांस बोला है ना, 50% चांस। तो देखो ये अफेक्टेड हुआ और ये अफेक्टेड हुआ, ये तो नॉर्मल है कैरियर की तरह और ये भी नॉर्मल है, तो 50% यही बोल रहा है अफेक्ट चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, ये देखो कोई भी क्वेश्चन पूछे इस तरीके से आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है हीमोफीलिया, कंडीशन और भी दे सकता था, आप लोग ऐसे ही करके निकाल सकते हैं उसका आंसर। कलर ब्लाइंड की तरह ये भी कैसी है, एक सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, सिंगल प्रोटीन, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, सिंगल प्रोटीन दैट इज ए पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, अगर जरा सा भी कट लग गया तुम्हारे किसी भी बॉडी पार्ट्स में तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, बहुत ही मतलब कि ब्लड निकलता चला जाता है हीमोफीलिया में। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल इज ए सिंपल कट विद रिजल्ट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। इसमें खून का थक्का नहीं जमता है, समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद करना, सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है, सिंगल प्रोटीन दैट अफेक्ट पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन, कैस्केड प्रोसेस होता है क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इसमें, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया सो ए नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज सी वॉज ए कैरियर ऑफ दिस डिजीज। महारानी विक्टोरिया, ठीक है, ये याद रखना है तुमको। अब सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव, याद करिए सेक्स लिंक कौन सी है और ऑटोसोमल, तो सिकल सेल एनीमिया कैसी है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, समझ गए, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। वॉइस चेक कर रहे थे थोड़ा, ऐसा तो नहीं म्यूट पे ही है। हाँ, तो ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है देखो, सिकल सेल एनीमिया में, थोड़ा साइड में लिखने की कोशिश करते हैं एक साथ। कुछ जीन्स होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन तो होता है ना, ये जो सिकल सेल एनीमिया होती है ना, कंट्रोल किससे होती है, देखो दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर एलील HbA एंड HbS, किससे, HbA HbS कंट्रोल्ड बाय HbA HbS जीन। अब देखो इसमें क्या होता है, कौन कौन से, HbA बनेगा, HbS बनेगा, HbA और HbS, ये होमोजीनस है, ये हेट्रोजीनस, ये हेट्रोजीनस, ये होमोजीनस दोनों। ठीक, तो ये 3 जीनोटाइप बने, 3 जीनोटाइप, ठीक है, 3 जीनोटाइप। लेकिन अफेक्टेड कौन है केवल और केवल इसमें, देखो इसको याद रखिए, HbS यही जीनोटाइप जो है ओनली अफेक्टेड, समझ गए। तो कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, ध्यान से सुनिए जरा, जीन्स कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, HbA और HbS, जो सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल्ड बाय HbA HbS। तो जीनोटाइप कितने बनेंगे, एक तो HbA HbA, HbS HbS, एक बनेगा हेट्रोटाइप HbA HbS। तो इसमें से जो अफेक्टेड जीनोटाइप होगा वो कौन सा होगा, केवल और केवल HbS और HbS, समझ गए। देखो लिखा है HbS सो डिजीज फिनोटाइप, ये जितना लिखा था अंदर इधर साइड में हमने लिख दिया है, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है,
दिस डिफेक्ट इज काज्ड बाय सब्स्टिट्यूट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, GLU ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाई वेलिन एट सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन इसमें कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, सिक्स्थ नंबर की पोजीशन पे देखो, इसमें दिखा रहा है क्या, ये सिक्स्थ नंबर की पोजीशन पे कह रहा है ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या है, देखो ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है अफेक्टेड। अफेक्टेड वाले में क्या कह रहा है, नॉर्मल में क्या है सिक्स्थ नंबर पे ग्लूटामिक एसिड, और कह रहा है अफेक्टेड में क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे सिक्स नंबर पे वेलिन आ जाएगा। समझ गए, देखो वेलिन आ गया ना, और यहाँ पे GAG की जगह पे GUG आ रहा है mRNA में। क्लियर, HbA पेप्टाइड है और ये है HbS, क्योंकि HbS वाला ही अफेक्टेड है ना, अभी हमने बताया। समझ गए, तो ये हो गया हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिक्स्थ पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ रहा है, ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है, GAG टू GUG, सिक्स्थ कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। क्लियर, इसमें क्या हो जाता है, RBC बाई कॉन्केव होती है ना, बाई कॉन्केव से कैसी हो जाएगी, सिकिल शेप, हंसियाकार हो जाएगी। समझ गए, तो ये हुआ इसका। अब बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये डिसअपीयर क्यों हो गया, यहाँ पे बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया की। देखो फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्लियर, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होती है, अभी हमने बताया था, एक जगह पे पढ़ाया था, सिंगल जीन म्यूटेशन होता है ना, इसमें एक सिंगल एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, वो कन्वर्ट क्या करता है, अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में। समझ गए, लैक ऑफ एन एंजाइम दैट कन्वर्ट फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन, ठीक है। और देखो अगर एंजाइम जो है फिनाइल एलेनिन जो है, देखो यार हमने क्या बताया समझिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया सिंगल जीन म्यूटेशन है, इसमें एक एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, वो एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था, और वो एंजाइम तो अब है नहीं, तो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन जो होगा टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जब कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन जो होता है हमारे ब्रेन में डिपोजिशन हो जाएगा। देखो फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है, टायरोसिन में नहीं बदल पा रहा ना, तो फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट होगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में, और ये जो होता है ब्रेन पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। क्लियर, अब देखो थैलासीमिया क्या कह रहा है, स्पीड में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम साइड में लिख देते हैं। थैलासीमिया में क्या होता है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज़ है ये, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होता है, रिड्यूस द रेट ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन, रिड्यूस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, फिर क्या होगा, एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, एनीमिया। क्लियर। अब देखो, इसमें कुछ जीन्स होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। तो देखो, जो थैलासीमिया जो हम बता रहे हैं ना, वो दो टाइप की होती है। पहली बात तो अल्फा थैलासीमिया, दूसरी होती है बीटा थैलासीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो होती है, उसको जो रेगुलेट करता है वो HbA1, HbA2 जीन। ठीक है, और ये जीन होता है कितने नंबर पे, 16th क्रोमोसोम पे। ठीक है, बीटा थैलासीमिया किससे, HBB रेगुलेटरी जीन होता है ऑन 11th नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ गए। देखो, थैलासीमिया क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिड्यूस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन, एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लगता है हीमोग्लोबिन का, एनीमिया हो जाती है। ठीक है, दो टाइप की होती हैं, एक तो अल्फा थैलासीमिया, दूसरी होती बीटा थैलासीमिया। ये इंपॉर्टेंट है। अल्फा थैलासीमिया रेगुलेट किससे होती है, HbA1 एंड HbA2 जीन के थ्रू। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, अल्फा थैलासीमिया जो होती है, अल्फा थैलासीमिया, ठीक है, HbA1 एंड HbA2 जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है, और बीटा थैलासीमिया जो होती है वो HBB रेगुलेटरी जीन से सिंगल रेगुलेटरी जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ठीक है, थैलासीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया दैट द फार्मर इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम सिंथेसिस टू द फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल। देखो, सिकल सेल एनीमिया में क्या था, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जा रहा था 6 नंबर की पोजीशन पे। ठीक है, तो वो था क्वालिटेटिव, और जो थैलासीमिया है वो क्वांटिटेटिव है प्रॉब्लम। क्लियर, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कुछ हैं, इंपॉर्टेंट हैं, हम बता रहे हैं आपको। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, साइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। देखो, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीज़न के दौरान अगर क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा, फेल हो जा रहा है, ठीक है, तो एक कंडीशन आएगी, उसे बोल देंगे हम एन्यूप्लॉइडी। समझ गए। सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमैटिड का सेपरेशन नहीं हो पाता है तो उसे बोल देंगे हम एन्यूप्लॉइडी कंडीशन। क्लियर। अब देखो, इधर लिखते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो ट्राइसोमी, एक हो सकती है मोनोसोमी। ट्राइसोमी नाम से पता चल रहा है
ऐड होगा एक क्रोमोसोम नंबर पे, ठीक है। तो 21 नंबर पे ऐड होगा XXX, तो बोल देंगे हम डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और मोनोसोमी मतलब कि घटेगा, ठीक है, तो बोल देंगे टर्नर सिंड्रोम। निगेटिव होगा मतलब कम होगा तो टर्नर। 18 नंबर पे होगा, समझ गए। ट्राइसोमी किस पे होगी? 21 नंबर पे डाउन सिंड्रोम एग्जाम्पल है, ऐड होगा। मोनोसोमी कम होगा ना, तो 18 नंबर पे घट जाएगा एक नंबर, तो कह देंगे टर्नर सिंड्रोम है। ये तो हो गया एन्यूप्लॉइडी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी की। अगर फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज, तो क्या होगा? देखो, टीलोफेज के बाद अगर साइटोकाइनेसिस फेल हो रहा है ना, तो क्या होगा? होल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होगा, क्या? इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इस कंडीशन को बोल देंगे हम पॉलीपोलाइडी। और ये कंडीशन देखने को किस में मिलेगी? प्लांट्स में। समझ गए? फिर से समझिए एक बार, यहाँ से देखो, सेल डिवीज़न के दौरान अगर क्रोमैटिड का सेपरेशन मतलब सेग्रीगेशन फेलियर हो जा रहा है ना, तो बोल देंगे कंडीशन आएगी एन्यूप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी में दो कंडीशन देखने को मिलेंगी। ट्राइसोमी मतलब एक सिंगल ऐड हो रहा है, जैसे एक्स है तो केवल एक्स ऐड हो रहा है। मोनोसोमी एक एक्स घट जा रहा है। तो ऐड जो हो रहा है वो एक एग्जाम्पल दिया है 21वें नंबर पे ऐड हो रहा है, तो एक्स एक्स होता है ना, तो एक्स 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 बन जाएगा ट्रिपल एक्स टाइप का, ठीक है। तो ट्राइसोमी हो रही 21 नंबर के क्रोमोसोम पे, तो कंडीशन है डाउन सिंड्रोम की। और एक घट जा रहा है 18वां नंबर पे, तो टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन बन रही है यहाँ पे। समझ गए? अगर फेलियर हो जा रहा है साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज, तो होल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है इंक्रीज हो जाएगा, पूरा सेट, जैसे एक्स एक्स पूरा। तो वो कंडीशन बोलेंगे हम पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी प्लांट्स में। क्लियर? तो ये ओवरऑल ये जितना भी यहाँ पे दिया था वो हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बच्चा दिया है यहाँ पे, देखो ये कंडीशन जो है 21 नंबर के क्रोमोसोम की जो यहाँ पे दी गई है। देखो यहाँ पे क्या है, 21 नंबर की क्रोमोसोम पर एक्स 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 आ गया, तो ये 21, तो बोलेंगे ट्राइसोमी हो रही है। और ये बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। डाउन सिंड्रोम, देखो मुंह खुला है, बिग एंड रिंकल्ड टंग, ठीक है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़, याद रखिए, ठीक है। फ्लैट पाम क्रीज, मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, तो ये सिम्टम्स हैं उसके। ब्रॉड फ्लैट फेस। अब देखो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये अभी हम बता चुके हैं। क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या बताया है? ट्राइसोमी होगी 21वें नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने किया था? इसको डिस्क्राइब लैंगडन डाउन ने किया था। ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 1866 है। इसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? मतलब कि स्टंटेड ग्रोथ होगी, स्मॉल राउंड हेड होगा, फरो टंग होगी, बाइफरकेट होगी, पार्शियल ओपन, मुंह हमेशा खुला रहेगा, हथेली चौड़ी रहेंगी, ठीक है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन होगा, पागलपन जैसा शो करेगा। तो ये सारे, और इसी को बोलते हैं ना डाउन सिंड्रोम को। जब हम डाउन सिंड्रोम को एक और चीज़ हम बोल सकते हैं यहाँ पे, नॉन डिसजंक्शन सिंड्रोम, लिख लो यहाँ पे, नॉन
डिसजंक्शन, डाउन सिंड्रोम को ही बोलते हैं। ठीक है, अब आता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। दोनों हम एक साथ देख लेते हैं, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखो क्या होता है, ये जो मेल होता है ना, मेल की मेलनेस खत्म हो जाती है, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है, छाती चौड़ी होने लगती है यार। ठीक है, क्यों? देखो XXY, यहाँ पे XY होता है मेल का, यहाँ पे क्या हो जाता है X और आ जाएगा, और अगर X एक्स्ट्रा आ गया ना तो मेल की मेलनेस ख़त्म होने लगेगी। ठीक है, तो क्या रहा 47, XXY, तो ये है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। समझे? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, फीमेल की फीमेलनेस ख़त्म होती है, X होता है बेसिकली, तो X की जगह पर X 0 हो जाता है, तो फीमेल की फीमेलनेस ख़त्म हो जाएगी, ओवरी जो होती हैं डिसफंक्शन हो जाएंगी, रूडिमेंट्री ओवरी हो जाएंगी। समझ गए? तो क्या होगा इसका 45 विद X 0, ये है टर्नर सिंड्रोम, 18th नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ गए? और देखो इसको हाईलाइट करिए। हाँ, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, फेमाइन डेवलपमेंट, फीमेल का डेवलपमेंट जैसे होने लगता है, इस कंडीशन को बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया। समझे? हाँ, टर्नर सिंड्रोम में 45 विद XO, और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है 47, XXY, स्टेराइल हो जाएंगे कपल, लेक ऑफ सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के कम हो जाएंगे। समझ गए? डाउन सिंड्रोम, मेल की मेलनेस ख़त्म हो जाएगी, अरे सॉरी, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, मेल में मेलनेस ख़त्म हो जाएगी, गाइनेकोमेस्टिया कंडीशन आ जाएगी। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, फीमेल की फीमेलनेस ख़त्म हो जाएगी। क्रोमोसोम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, 45 विद XO, इसमें जो होती हैं ओवरी, जो देखो फीमेल आर स्टेराइल, ओवरी आर रूडिमेंट्री, वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिसऑर्डर्स। अगला चैप्टर आप लोग बताइए, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अगला जो चैप्टर आपको रिवाइज करना हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।